Hello guys, welcome back to my YouTube channel Passionate Learner. I am Shruti and today we will learn about the remaining part that is left from this chapter 7th of class 6th, that is getting to know plants. And in this chapter we will learn about the stem, about roots and leaves and flowers. तो अब मैं पूरा कवर करवा दूंगी इस पार्ट बी में, तो ध्यान से पढ़ते हैं और आई होप कि आपको पार्ट ए पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट ए में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ हर्ब, श्रब्स, ट्रीज एंड अबाउट क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स विद एग्जाम्पल, एंड बहुत अच्छे से समझा था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वो पार्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टेम। हम एक्टिविटी के थ्रू ये चीज़ समझेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट है, ओके, we would require a glass, water and red blue ink and a soft stem. अब रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज़ की कि हमें एक तो ग्लास चाहिए, एक पानी चाहिए, थोड़ा रेड या ब्लू इंक चाहिए और एक सॉफ्ट सी स्टेम चाहिए। pour water, fill 1 and 1/3 of the glass. हमने पानी को डाला। सबसे पहले हमने क्या रिक्वायरमेंट देखनी है कि रिक्वायरमेंट क्या है एक्टिविटी की। आप घर पे भी ये कर सकते हो, पर आप उसे स्टडी अगर आपको करना होगा तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, जो कि स्कूल्स में अवेलेबल होगा। तो स्कूल्स में अगर आपको ये एक्टिविटी करवाएं तो ध्यान से समझना। तो रिक्वायरमेंट इसकी है एक ग्लास, वाटर, रेड ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम, दैट इज़ मस्ट इन दिस एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, एक पानी का ग्लास लिया, उसमें हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने 1/3 पानी हमने फिल किया, ठीक है। एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक इन वाटर। हमने रेड कलर की या ब्लू कलर की इंक हमने उस पानी में मिक्स कर देनी है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन अ ग्लास। अब हमने उस स्टेम का बेस उठाना है, क्या उठाना है, बेस, और हमने उसको ग्लास में रख देना है। इतना समझ आ गया। नेक्स्ट, नाउ ऑब्जर्व द स्टेप अप। डज द कलर अपेयर इन अ स्टेम? क्या हमें कलर दिखेगा या दिखा? तो यू विल फाइंड दैट कलर राइजेज इन अ स्टेम। कलर क्या कर रहा है, दैट कलर राइजेज इन अ स्टेम। इफ दिस इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे हम, तो कलर अपेयर इन अ वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। तो कलर कहाँ होगा, वेन्स, और जो लीव की जो वेन्स होती हैं ना, उसमें भी आ जाएगा। लीव्स में, लीव्स की वेन्स में कलर आ जाएगा, अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कब, कंडीशन क्या है, अगर हमने इसको लॉन्गर टाइम के लिए रखा, ठीक है। हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो कलर वहाँ कैसे पहुंचा? आप क्या समझते हो कि कैसे पहुंचा होगा कलर वहाँ पे? फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी एक्चुअली मैं समझा क्यों रही हूँ, इस एक्टिविटी से आपको समझ आएगा कि स्टेम का फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट स्टेम हेल्प्स इन अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये लाइन आप लिख लीजिए, दैट स्टेम हेल्प्स इन अ upward movement of water. The water and minerals go to the leaves and other plant parts attached to the stem. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन्स, इसको सम अप भी किया हुआ है मैंने। कंक्लूजन है कि स्टेम हेल्प्स इन अ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। इट मीन्स हमने इस एक्टिविटी में क्या किया, हमने एक पानी का हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने 1/3 पानी डाला और उसमें हमने एक टेंडर सी, सॉफ्ट सी स्टेम डाल दी, ठीक है। हमने थोड़ी देर बाद देखा कि उसमें कलर राइज होना स्टार्ट हो गया। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि स्टेम क्या है, स्टेम हेल्प कर रही है इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जो पानी है नीचे, हमने उसमें रेड और ब्लू इंक डाली थी ना, तो हम देख रहे हैं कि वो चीज़ जो है वो अपवर्ड लीफ तक जा रही है। और इसने क्या बोला है कि अगर हम लॉन्गर पीरियड तक रखें तो कलर जो है वो वेन्स में भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा लीव्स की, ओके।
तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि स्टेम हेल्प्स इन अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ये लाइन तो लिख लो। द वाटर एंड मिनरल गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू देम। और स्टेम से क्या अटैच होता है? उसकी ब्रांचेस के साथ लीव्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वो जो वाटर स्टेम के थ्रू जा रहा है वो लीव्स में भी जाएगा। और लीव्स में क्या होता है मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो वेन्स होती हैं, ठीक है, मिडरिब होती है, वेन्स होती हैं, और जिससे वो अटैच होता है पिटियोल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे लीफ की, अभी हम स्टेम पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो वेन्स में आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टेम जो है उसका फंक्शन क्या है कि इट हेल्प्स इन अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। और स्टेम जो है वो लीव्स और अदर प्लांट ऑफ पार्ट्स में भी वो चीज़ जो कंडक्ट उसने नीचे से करी है वो वहाँ तक भेजती है, ठीक है। तो स्टेम हेल्प्स इन अ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स से लेकर लीव्स तक और अदर पार्ट ऑफ प्लांट तक। ये मैंने सम अप किया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस एक्टिविटी के थ्रू कि क्या होता है स्टेम का फंक्शन। पहला फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन अ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। दूसरा फंक्शन क्या है कि रूट से लेकर लीव्स और अदर प्लांट पार्ट्स तक वो कंडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें शो किया हुआ है कि स्टेम इन अ ग्लास विद कलर्ड वाटर। जो हमने एक्टिविटी करी है वो इसमें शो किया है कि ग्लास ले लिया, उसमें 1/3 पानी ले लिया, फिर स्टेम डाल दी, और फिर इस तरह से अब जब हमने उसको काट के देखा तो इस तरह से शो हो रहा था, इन लार्ज व्यू ऑफ एन ओपन एंड ऑफ स्टेम। तो ये सारी चीज़ें, ये जो है, अब ये चीज़ जो है वो अनॉटमी में आती है। ये चीज़ किस में आती है? अनॉटमी में। अगर हम इसको बाहर से देखते तो वो किस में आती? वो आती मॉर्फोलॉजिकल में, ठीक है। ये होता है अनॉटमी और मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस। ओके, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ये एक्टिविटी के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टेम का क्या फंक्शन होता है। इट हेल्प्स इन अ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट इज लीफ। ओके, अब इसमें आपको बहुत सारे टाइप्स के लीफ यहाँ पे शो करे हैं मैंने। ये इसीलिए मैंने डायग्राम बनाई है जिससे आपको क्लेरिफाई। अब लीफ के इधर कलर शो करे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से ग्रीन से लेकर ये डार्क ब्राउन कलर तक लीफ के कलर हो सकते हैं। और इधर क्या बताया? शेप बताई हुई हैं। ये शेप बताई हुई हैं कि सिंपल शेप कैसी होती हैं, लोब्ड कैसी होती हैं, एंड कंपाउंड कैसी होती है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिंपल, लोब्ड एंड कंपाउंड। ओके, सो मोस्टली लीव्स आर ग्रीन बट दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑल्सो। मोस्टली जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, हम ग्रीन देखते हैं। लेकिन सिर्फ ग्रीन ही नहीं होते हैं, अलग कलर्स के भी हो सकते हैं ऑन द बेसिस कि उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। उस बेसिस पे लीफ का कलर डिसाइड होता है। पर मोस्टली जो है वो ग्रीन होते हैं, इसलिए हम ड्राइंग्स में कभी ड्राइंग करें तो हम ग्रीन ही करते हैं, ग्रीन या डार्क ग्रीन। ओके, तो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, और डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। कलर आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते हैं, वो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि डिफरेंट शेप और साइज के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इस शेप कंपेयर करो, अलग अलग तरह के हैं ना, तो इस तरह से हो सकते हैं लीव्स। आई होप आपको डायग्राम से अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड एज पिटियोल। अब पिटियोल क्या होता है? ये पिटियोल वो पार्ट उस पत्ते का, उस लीफ का वो वाला पार्ट जो कि स्टेम से अटैच्ड है, दिस वन। ये क्या है? पिटियोल। क्या है ये? पिटियोल। नेक्स्ट इज द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड एज लैमिना। अब दिस वन इज
लीफ लेमिना, ये पूरा पार्ट क्या है, लीफ लेमिना। ये बीच में क्या है, मिडरिब, क्या है, मिडरिब। इससे बताती हूँ, ये क्या है, लीफ लेमिना, राइट। ये क्या है, पिटियोल, राइट। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड एज, ये जो पत्ते का ऊपरी भाग होता है ना, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज लीफ लेमिना। ओके, दिस इज टिप ऑफ द लीफ, दिस इज पिटियोल। पिटियोल आपको पता चल गया, ऐसा पार्ट लीफ का जो कि स्टेम, तने के साथ जो अटैच करे, ठीक है, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम, पिटियोल, ठीक है। नेक्स्ट इज वेन्स। तो वेन्स जो है वो पतली पतली, एक पत्ता अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसमें पतली पतली लाइंस होती हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज वेन्स। और एक मोटी लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एज मिडरिव। प्रोमिनेंट लाइन इन अ मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज, ये यहाँ से छुप गया है पर यहाँ पे मिडरिव आना है, ठीक है। तो प्रोमिनेंट लाइन जो कि एक ये वाली लाइन, दिस वन, इसको क्या बोलेंगे हम, मिडरिव। क्या बोलेंगे हम, मिडरिव। These are stipules, this is stem and this is node. Node और internode का डिफरेंस आपको क्लियर होगा आई थिंक। नोड क्या होती है, जैसे ये प्लांट है कोई, ठीक है, मैं बना के बता, ये कोई प्लांट है, ठीक है, दिस, तो अगर यहाँ पे एक नोड है और यहाँ एक नोड है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इंटरनोड। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इंटरनोड। और ये क्या है, आपको एक बार समझ आ गया ना कि लीफ लेमिना क्या होता है, पिटियोल क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होती हैं, मिडरिब क्या होता है, वेन्स क्या होती हैं, ब्लेड, टिप एंड ऑल, दिस इज स्टेम एंड दीज आर स्टिप्यूल्स। ओके, सो एक बार फिर से कर लेते हैं कि एक पत्ता है, जो पार्ट है लीफ का जो अटैच होगा स्टेम के साथ, दैट इज कॉल्ड एज पिटियोल, ओके। And the broad green part is called as leaf lamina, and this is called as veins, and prominent line in the middle of the leaf is called as midrib. Okay, next is, okay, अब हर एक लीफ का अलग अलग पैटर्न होता है, ठीक है, अलग अलग तरह से उसकी वेन्स का डिज़ाइन होता है। तो द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड एज लीफ वेनेशन। क्या बोलेंगे उसे, लीफ वेनेशन। क्या बोलेंगे, लीफ वेनेशन। अब लीफ वेनेशन भी दो टाइप्स की होती हैं, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। दो तरह की वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, इसको एज अ डिफरेंस भी ले लेना, ये डिफरेंस में भी आ जाएंगे आपके पॉइंट्स। डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लीफ के पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं अच्छे से समझा दूंगी। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, इट मे बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स in a leaf in which all the veins form a network or web like structure. अब देखो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, दिस इज कॉल्ड एज, सॉरी टिक नहीं रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। एंड रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, कि वेन्स जो हैं इस तरह से अरेंज होगी, एक पत्ते में वेन्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होंगी जिससे कि वो एक नेटवर्क बनाए, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, अगर हम पीपल का पत्ता देखें, हिबिस्कस का देखें, मैंगो का देखें, फाइकस का देखें, रोज़ का देखें, तो उन सभी में क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ठीक है, उन सभी में क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। एंड दिस पैटर्न इज टिपिकली सीन इन डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेटिकुलेट वेनेशन जो है, दिस ऑलवेज अकर और दिस ऑलवेज टिपिकली सीन इन अ डाइकोटिलिडनस प्लांट्स, डाइकॉट्स में ये प्रेजेंट होती है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये हमेशा MCQ 6th क्लास में तो चलो नहीं आएगा, पर ओलंपियाड्स में आ सकता है, कोई अगर आप टेस्ट भरो तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ओके। पैरेलल वेनेशन क्या होती है, पैरेलल वेनेशन इस तरह से,
इस टाइप की वेनेशन को क्या बोलेंगे? इसमें क्या है, वेन्स पैरेलली अरेंज हैं। कैसे हैं? पैरेलली अरेंज है। अब इस पत्ते को देखो और इस पत्ते को देखो, अरे डिफरेंस है ना। इसमें कैसी है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसमें क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ये जो वेन्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो पैरेलल वेनेशन में बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इन विच ऑल वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या होगा, वेन्स जो हैं वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं? एलोवेरा प्लांट, ठीक है, एलोवेरा प्लांट जो लीफ है एलोवेरा प्लांट का, ग्रास है, बैम्बू है, बनाना, वीट, मेज, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं पैरेलल वेनेशन के। नेक्स्ट इज दिस पैटर्न इज टिपिकली सीन इन अ मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। अब ये मोनोकोटिलिडन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, वो हमेशा मोनोकॉट्स में दिखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, जो वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और पैरेलल वेनेशन क्या है, जो इस तरह से पैरेलली शो करे, ठीक है, इस तरह से पैरेलल वेनेशन होती है। और ये टाइप की वेनेशन है, दिस इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। और लीफ के पार्ट्स जो हैं वो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे कि ये जो है ये पेटियोल होता है, दिस इज लीफ, लैमिना, टिप, मिडरिब और वेन्स। ठीक है, तो वेन्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, वेनेशन। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि वेनेशन क्या होती है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन। आप ये लिख सकते हो, मैं यहाँ ये लाइन डालना भूल गई हूँ, आप नोट कर लीजिए कि अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड एज वेनेशन। तो और वेनेशन कितने टाइप्स की होती है, 2 तरह की होती है। ठीक है, एक पैरेलल वेनेशन और एक रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट और पैरेलल में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया, इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना। और ये भी याद रखना कि रेटिकुलेट वेनेशन हमेशा डाइकोट्स में होती है और पैरेलल वेनेशन हमेशा मोनोकोट्स में होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपिरेशन। ये भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे ट्रांसपिरेशन क्या होता है। फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है व्हेन प्लांट्स टेक अप लिक्विड वाटर फ्रॉम द सोयल and release water vapor into air from their leaves। अब क्या है, इस प्लांट्स में क्या शो करा गया है, सबसे पहले क्या किया, देखो, रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रूट ने एब्जॉर्ब किया वाटर सॉइल से। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेम ने कंडक्ट किया वाटर अपवर्ड्स। हमने पढ़ा था ना कि स्टेम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर कंडक्ट करती है। उसके बाद क्या किया कि अनयूज्ड वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा लीफ सरफेस से। जो पानी, जितना पानी उसको चाहिए वो कंज्यूम कर लेगा प्लांट, और जितना उसे नहीं चाहिए वो ट्रांसपिरेट कर देगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अनयूज्ड वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीफ सरफेस। सो okay, ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन प्लांट्स टेक अप लिक्विड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इसमें क्या किया, सबसे पहले लिक्विड वाटर लिया सॉइल से एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू एयर फ्रॉम द लीव्स। ये इसकी डेफिनेशन आ गई कि ट्रांसपिरेशन असल में होता क्या है। आगे आप ये डायग्राम बना के और क्लियर कर सकते हो। इसी तरह से बना देना कि रूट्स, सबसे पहले रूट्स एब्जॉर्ब करा वाटर सॉइल से, उसके बाद स्टेम ने कंडक्ट किया, और जो अनयूज्ड वाटर था वो लीफ सरफेस से प्लांट ने ट्रांसपेरेट कर दिया। ठीक है, बाहर फेंक दिया एनवायरनमेंट में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि अंडरग्राउंड पार्ट जो है प्लांट का वो सिर्फ होती हैं रूट्स। एरियल प्लांट क्या होते हैं, एरियल मतलब जो कि ज़मीन के ऊपर हैं, भूमिगत नहीं है, ज़मीन के ऊपर हैं। दैट इज लीफ, फ्लावर, स्टेम एंड फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, वो क्या है, एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के। तो इसने क्या बोला है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से, प्लांट के एरियल पार्ट से
वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एंड मेनली फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीव्स। कहाँ से रिलीज होते हैं ये ध्यान रखना, अब ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। कहाँ से? स्टोमेटा से। कहाँ से? स्टोमेटा से रिलीज होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इन लीव्स। लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा, ये भी याद रखना। बट ऑल्सो थ्रू इवेपोरेशन फ्रॉम द, अब दो तरह से रिलीज होता है वाटर ट्रांसपिरेशन में, एक तो स्टोमेटा से, फर्स्ट वन, दूसरा कहाँ से? इवेपोरेशन से। पर कहाँ से? ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ फ्लावर्स और लीव्स या स्टेम, ठीक है। तो इसके सरफेस से जो है वो पानी इवेपोरेट होता है। तो दो तरह से होगा ट्रांसपिरेशन, एक तो स्टोमेटा से, ठीक है, और दूसरा इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम। ओके, तो आई होप कि आपको ट्रांसपिरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा, बट हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। तो वाई प्लांट्स नीड ट्रांसपिरेशन? तो ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत क्या है प्लांट्स को, ठीक है। प्लांट नीड ट्रांसपिरेशन बिकॉज प्लांट नीड small amount of water, and when plants have excess water then plant start loses water from the leaf. अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था पहले कि इसमें क्या है, इसमें भी क्या लिखा है? अनयूज्ड वाटर। क्या लिखा है? अनयूज्ड वाटर। ध्यान से पढ़ो, अनयूज्ड वाटर, जो प्लांट को नहीं चाहिए, जो जितना उसे चाहिए वो कंज्यूम कर लेगा प्लांट, और जितना उसे नहीं चाहिए अनयूज्ड होगा वो एनवायरनमेंट में बाहर फेंक देगा, ठीक है। इवेपोरेशन के थ्रू फेंक देगा या फिर स्टोमेटा से, दो तरह से फेंकेगा, इस बात को ध्यान रखना। और लीव्स में क्या होते हैं? स्टोमेटा। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना और साथ साथ नोट करते जाना। ओके, सो हमें पता चल गया कि वाई प्लांट नीड ट्रांसपिरेशन, कि ट्रांसपिरेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब एक्सेस वाटर होगा प्लांट में तो वो लूज़ कर देगा वाटर, या फ्रॉम द लीफ, ठीक है, या तो लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, या फिर स्टेम, या फिर लीफ सरफेस के थ्रू, दो तरह से लूज़ करेगा वाटर। ध्यान रखना, ये लूज़ जो वाटर करेगा दो तरह से, ये ध्यान रखना, इस बात को मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ। ओके, that is why plants need transpiration, and this process of losing water from the leaf is called as transpiration. अब इसी वजह से प्लांट्स जो हैं उन्हें ट्रांसपिरेशन की नीड है, और जब वो प्लांट जो है वो वाटर लूज करता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब एक और वर्ड आता है, अब ट्रांसपिरेशन आपको पता चल गया, एक और वर्ड आता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल। अब ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल होता है दैट इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पुल इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। अब यहाँ से पानी, देखो यहाँ से पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ग्रेविटी कहाँ है? ग्रेविटी नीचे खींचेगी हर चीज़ को। अगर हम बॉल फेंकते हैं वो भी कहाँ आती है? नीचे आती है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अब प्लांट, लेकिन स्टेम क्या है? स्टेम कंडक्ट कर रही है वाटर, वो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। तो इसी पुल को क्या बोलेंगे हम? इसी पुल को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन पुल। तो ये आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है, हमें नीड क्या होती है ट्रांसपिरेशन की, और ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। नेक्स्ट हम, जैसे कि मैं आपको बहुत देर से बोल रही थी कि हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे, तो हम ये एक्टिविटी एक बार कर लेते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी। देखो हम क्या करेंगे, वी विल रिक्वायर, सबसे पहले तो एक्टिविटी करने के लिए रिक्वायरमेंट जाननी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब इस पिक्चर में तो आप देख ही रहे होंगे, एक हमें गमला चाहिए, गमला मतलब प्लांट चाहिए, पौधा चाहिए, ठीक है, और वो भी हेल्दी प्लांट चाहिए। देखो वी विल रिक्वायर अ हर्ब, हमने एक हर्ब लेना है, क्योंकि हर्ब की क्या होती है? टेंडर सी स्टेम होती है। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, हमने 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग लेने हैं, एक थ्रेड लेना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, हर्ब एंड थ्रेड, ये सारी चीज़ें हमने ले लेनी है। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन अ सनी डे। अब हमने इस एक्टिविटी को सनी डे पे ही करना है, मतलब
गर्मियों के मौसम में ज़रूरी नहीं है जब गर्मियों के मौसम में, ठंड के मौसम में भी कर सकते हैं, कोई से भी, बस सूरज निकला होना चाहिए, सन निकला होना चाहिए, सनी डे पे करना है, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अब हमने क्या लेना है, एक हेल्दी प्लांट लेना है, वेल वाटर्ड प्लांट, मतलब जिसमें अच्छा खासा पानी दिया हो, एंड दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन अ सन, जो कि सन की मतलब बोलते हैं ना छत्रो छाया में ही ग्रो कर रहा है, ठीक है, उस तरह से कि सन के साथ ही वो, मतलब सन के साथ नहीं, यूज़ अ हेल्दी एंड वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन अ सन, मतलब धूप में वो अच्छे से ग्रो कर रहा हो, हेल्दी प्लांट लेना है, ठीक है। तो इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलिथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ। अब हमने इस पॉलिथीन को, एक पॉलिथीन हमने ऐसे ही रख देना है टाई करके थ्रेड के साथ, और दूसरा दो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग बोले थे ना लेने के लिए, एक हमने इसी तरह से रख देना है, और दूसरा हमने क्या करना है, थोड़ी सी स्टेम लेकर उसमें पॉलिथीन बैग बांध के उसमें थ्रेड से उसको नोट कर देना है, नोट मतलब थ्रेड से बांध देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलिथीन कवर, जो अनदर हमने रखा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसको भी हमने पॉलिथीन को कवर कर देना है, सन के सामने ही रखना है पर, ठीक है। तो आफ्टर फ्यू आवर्स, अगर हम कुछ घंटे बाद देखें, ऑब्जर्व करें, तो क्या होगा कि इनर सरफेस ऑफ द कवर, व्हाट डू यू सी, क्या देखेंगे आप, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वहाँ पे कुछ पानी की बूंदें पड़ी होंगी। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। अब मैंने आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ाया अभी, तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसे पहुंचा। हाउ डू यू थिंक दैट दे गॉट देयर, कैसे पहुंचा पानी पॉलिथीन बैग में। अब देखो, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन अ फॉर्म ऑफ वेपर। अब इसमें आंसर दिया हुआ है कि वाटर जो है वो कम आउट ऑफ द लीफ, कहाँ से आया, लीफ, हमने पॉलिथीन बैग बांधा हुआ था ना यहाँ पे, तो लीफ में अब उस एक्सेस वाटर अगर होगा तो कुछ तो प्लांट लूज करेगा वाटर, ठीक है। तो वाटर जो है वो लीफ में से आया इन द फॉर्म ऑफ वेपर, किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि प्लांट ने क्या किया, वाटर को लूज किया, और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपिरेशन। तो हमें इस एक्टिविटी से पता चल जाएगा कि इस प्लांट में ट्रांसपिरेशन हुई है। और दूसरा जो पॉलीथीन बैग होगा उसे अगर हम कंपेयर करें तो उसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस वाले पॉलीथीन बैग में कुछ वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है, कुछ पानी की बूंदें होंगी। ओके, तो ये था इसका आंसर। और इसी जो प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर, अब प्लांट जो है वो रिलीज करेगा वाटर इनटू द एयर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। अब इस एक्टिविटी से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रांसपिरेशन असल में होता क्या है और किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी करेंगे। वी विड रिक्वायर अ लीफ, हमें एक पत्ता चाहिए, ठीक है, एक लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये होती है टेस्ट ट्यूब, ये होते हैं बीकर, ठीक है, बर्नर, ये होता है बर्नर, ठीक है, वॉच ग्लास, ये लीफ है, ठीक है, वॉच ग्लास, और एक आयोडीन सोल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। अब आपको मैंने पहले जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको एक बताया था आयोडीन सोल्यूशन की बात कहाँ पर हुई थी। आयोडीन जो है हमने स्टार्च टेस्ट करने के लिए करा था कि उसमें आयोडीन डाला था और वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया था। आई थिंक आपको याद रहना चाहिए, ये चीज़ें रिलेट करके पढ़ा करो, ठीक है। तो हम इस एक्टिविटी पे आ जाते हैं। वी विड रिक्वायर, अब हमें क्या चाहिए, एक लीफ चाहिए, स्पिरिट चाहिए, बीकर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर चाहिए, वाटर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च टेस्ट करने के लिए होता है फॉर दिस एक्टिविटी, ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमने एक टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक पत्ता लेना है
एंड पॉर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ. हमने उसमें स्पिरिट डाल देनी है जिससे कि लीफ जो है वो कम्प्लीटली उसमें डूब जाए, इमर्स हो जाए. नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर. हमने उस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखना है, हाफ फिल्ड विद वाटर, जो कि पानी से थोड़ा हाफ फिल्ड है, ठीक है, भरी हुई है आधी. एंड हीट द बीकर. हमने नीचे से बर्नर चाहिए ना, बर्नर भी लिखा था ना, तो इसको हमने क्या करना है, हीट करना है, ठीक है. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट इनटू द स्पिरिट इन अ टेस्ट ट्यूब. हमने तब तक हीट करना है जब तक उस पत्ते का ग्रीन कलर आ नहीं जाता, ठीक है, उसमें. तो टेक आउट द लीफ केयरफुली. हमने फिर लीफ को जो है वो बाहर निकाला एंड वॉश इट इन वाटर. उसको फिर हमने पानी से वॉश किया एंड प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास. हमने फिर उसको वॉच ग्लास में प्लेस किया, रखा एंड पॉर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट. उसके बाद हमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला. ओके, शॉर्ट में समझाती हूँ हमने क्या किया. सबसे पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने लीफ डाला, उसमें हमने स्पिरिट डाली, ठीक है, और उसके बाद हमने उसे बीकर में रखा, हाफ फिल्ड बीकर में, जो कि वाटर से फिल्ड था, हाफ फिल्ड था. ओके, उसके बाद हमने हीट किया और उसे तब तक हीट करना है जब तक उसमें से ग्रीन कलर नहीं आ जाता, ठीक है. और उसके बाद हमने क्या किया, हाँ, उसे बाहर निकाला लीफ को केयरफुली, और उसे हमने वॉश किया पानी से और वॉच ग्लास में हमने रख दिया. और उसके बाद हमने आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया. तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन प्रीवियस चैप्टर 2. व्हेन वी टेस्टेड फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. जब हमने, हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि जब हमने टेस्ट किया था फूड को फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, जैसे रॉ पोटैटो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. हमने चैप्टर 2 में ये चीज़ पढ़ी थी कि रॉ पोटैटो को टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन डाला था और वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया था. तो इट इज़ क्लियर, अब इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर है कि लीफ जो है वो स्टार्च कंटेन करता है एंड द ग्रीन कलर इज़ ड्यू टू क्लोरोफिल. और वो जो ग्रीन कलर है वो किससे आया है, क्लोरोफिल से. और फूड इज स्टोर्ड इन द फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च. ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि फूड जो है प्लांट्स में किस तरह से स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और ये भी चीज़ याद रखना कि ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से. और लीफ कंटेन स्टार्च, इसलिए फूड इज स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च. इसको हमेशा याद रखना, नोट डाउन कर लेना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये हम सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज सनलाइट. इससे ये एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है वो सनलाइट यूज़ करता है, वाटर यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ शुगर. ठीक है, क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस की, सनलाइट 1, ठीक है, वाटर 2, 3rd इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 4th इज क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो और टू क्रिएट ऑक्सीजन, क्या बनाने के लिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, किसकी फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में, ठीक है. तो ये है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन. और इसमें मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स भी बता दी कि फोटोसिंथेसिस कब कब होएगी, जब प्लांट के पास सनलाइट होगी, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, प्लस ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल होगा, तब ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है, नहीं तो नहीं, ठीक है. और क्या बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस क्या बनाने के लिए, एनर्जी प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती हैं. नाउ इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है दैट इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ओके। Leaves prepared their food in a presence of sunlight and green color substance present in them। मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस बिना क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, इसमें ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस आप समझ गए होंगे, दैट इज किसकी बात हो रही है, क्लोरोफिल की। तो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। Next is for this they also use water and carbon dioxide and this process is called as photosynthesis। और इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन अ प्रोसेस, ऑक्सीजन इसमें निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें क्या होती है, निकलती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या है, एरोज के थ्रू समझिए। इसमें क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, मिनरल्स ज़रूरी हैं, प्लस क्लोरोफिल ज़रूरी है। और निकल क्या रहा है, इन लीव्स से निकल क्या रहा है, एरो देखो, शुगर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और 4 मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या चाहिए, वाटर और मिनरल, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें, अगर एक प्रोसेस होना है फोटोसिंथेसिस तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, कंपल्सरी हैं, रिक्वायरमेंट हैं। अगर इसमें से एक भी चीज़, सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूट्स। तो ये बहुत इजी है, हम बहुत इजी तरह से पढ़ेंगे। देखो, रूट क्या होती है, जड़। जड़ क्या होती है, रूट इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड। अब रूट कहाँ है, अंडर द ग्राउंड, एरियल नहीं होती है रूट। एरियल कौन से पार्ट्स होते हैं, आपको मैंने बताया था पहले भी, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सारे एरियल पार्ट हैं। लेकिन हम रूट्स पढ़ रहे हैं तो रूट्स क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है। ठीक है, रूट्स क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है। तो रूट्स इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ प्लांट that grows under the ground and takes in water and minerals from the soil। तो रूट्स क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स को खींचती हैं सॉयल से। ठीक है, कंडक्ट करती हैं सॉयल से। ये आ गई रूट की डेफिनेशन। और बर्ड्स एंड लीव्स आर एब्सेंट इन रूट। ये जो पॉइंट्स हैं इनको प्लीज़ ध्यान रखना, इसको प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि इसमें अच्छे से दिखाया हुआ है विद डायग्राम्स। आप ये डायग्राम ज़रूर बनाना क्योंकि इसमें हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये टैप रूट शो करिए और ये फाइब्रस रूट शो करिए। ओके, सो बर्ड्स एंड लीव्स आर एब्सेंट इन रूट्स। बर्ड्स और लीव्स रूट्स में नहीं होते हैं। ठीक है, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि, अब देखो, जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जहाँ ग्रेविटी जा रही है। अब बॉल को हम नीचे, बॉल का एग्जांपल दिया था, कोई बॉल छोड़ो, कुछ भी ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, नोटबुक ले लो, बुक ले लो, कुछ भी ले लो, उसको हम अगर ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी ना, नीचे ही जाते हैं। रूट्स क्या करती है, नीचे ही जाती हैं, ऊपर तो जाती ही नहीं है रूट्स। ठीक है, तो रूट्स क्या होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। रूट्स में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। ऑल्सो हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल। अब रूट से क्या होगा, जितनी पक्की, जितनी मजबूत रूट्स होंगी उतना ही सॉइल इरोजन कम होगा। ठीक है, उतना ही सॉइल इरोजन कम होगा। रूट्स क्या करती हैं, बाइंड करने में हेल्प करती हैं, किसको, सॉइल पार्टिकल्स को। किसको, सॉइल पार्टिकल्स को। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। अब ये क्या कर रही हैं, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही हैं। हेल्प इन स्टोरेज। अब ये स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं। कैसे, कैरेट हम खाते हैं, बीटरूट खाते हैं, स्वीट पोटैटो खाते हैं, वो क्या है,
प्लांट्स ने उसमें स्टोर किया हुआ है और हम वही चीज़ न्यूट्रिशियस चीज़ खा रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि प्लांट प्रोडक्ट हमें खाने चाहिए, ठीक है। उसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट खाया करो, डेयरी प्रोडक्ट खाया करो। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हाँ मैंने आपको बताया पहले भी कि जितनी मजबूत रूट्स होंगी उतना ही प्रिवेंट होगा किससे, सॉइल इरोजन होने से। तो आपको रूट समझ आ गई, रूट क्या होता है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि रूट क्या होती हैं तो आपने चुप नहीं रहना है, आपने बोलना है कि रूट होती है, रूट इज डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड एंड टेक्स इन अ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ये, और ये डायग्राम ज़रूर बना कर आना पेपर में कि इस तरह की रूट्स होती हैं। जितनी आप साइंस में डायग्राम बनाओगे उतना ही इफेक्टिव आपका आंसर होगा, ओके। सो इसमें मैं एक बार सम अप कर देती हूँ। रूट्स क्या होती हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और वो क्या हेल्प करती हैं, किस चीज़ में है, उसका फंक्शन क्या है, हेल्प किस लिए करती हैं, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने में फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। खींचती हैं ना वो वाटर और मिनरल्स। अब रूट्स में क्या नहीं होता है, बर्ड्स और लीव्स नहीं होते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल, और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, हेल्प इन स्टोरेज में हेल्प करते हैं। कैरेट, बीट रूट, स्वीट पोटैटो इसके एग्जाम्पल हैं। और सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इस चीज़ में हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो देखो हमने 2 पोर्ट्स लिए, ठीक है, 2 पोर्ट्स लेने हैं हमने, ठीक है। सम सॉइल, खुरपी मतलब वो डिग करने के लिए होती है, ब्लेड एंड अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने 2 गमले लेने हैं खाली, उसमें हमने सॉइल डाल देनी है। खुरपी इसलिए चाहिए क्योंकि अब सॉइल हम जहाँ से निकाल के डालेंगे तो गमलों में डालने के लिए सॉइल भी तो चाहिए। और सीज़र चाहिए हमें, सीज़र मतलब कैंची, एंड वाटर, पानी चाहिए, ठीक है। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, हमने 2 प्लांट सिलेक्ट करने हैं सेम तरह के, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड से, एंड डिग देम आउट विद रूट्स। हमने एक प्लांट को मतलब सॉरी दोनों प्लांट्स को हमने रूट्स के साथ निकालना है, ओके, गॉट इट। नाउ टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रूट्स उसमें से ब्रेक नहीं होनी चाहिए। प्लांट वन ऑफ देम इन पोर्ट ए, एंड एक प्लांट को हमने उस रूट्स के साथ ही पोर्ट ए में डाल देना है। सपोज दिस इज पोर्ट ए, तो इस पोर्ट में हमने एक प्लांट को डाल देना है विद रूट्स, ये याद रखना, विद रूट्स, ठीक है। एंड कट ऑफ रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट, और दूसरे प्लांट की हमने रूट्स काट देनी है एंड उसको हमने पॉट बी में डाल देना है। एंड दिस इज, सपोज कर लो कि ये बी है, इसमें हमने विदाउट रूट, हाँ देखो इसमें दिख रहा है, ये हमने रूट वाला डाला है, ध्यान से देखो, ये हमने रूट वाला पौधा डाला है इसमें, और ये हमने विदाउट रूट वाला डाला है, ठीक है। ये हमने रूट वाला डाला है इसमें, और इसमें हमने विदाउट रूट डाला है। तो दिस इज ए पोर्ट एंड दिस इज बी पोर्ट, ओके। इतना समझ आ गया कि हमने एक पौधा, 2 पौधे लेने हैं सेम तरह के, एक हमने रूट्स के साथ एक पॉट ए में डालना है, और एक हमने रूट्स काट देनी है सीजर से और पॉट बी में उसको डाल देना है। तो ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक, अब हमने 1 हफ्ता रुकना है और हमने ऑब्जर्व करना है कि उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या वो दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं, क्या हमने देखना है कि वो दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं कि नहीं है। हमने रूट्स का इसमें स्टडी करना है ना कि रूट्स किस क्या फंक्शन होता है, किस चीज़ के लिए काम आती हैं। तो बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, अब दोनों को हमने रेगुलरली वाटर देना है, ठीक है, रेगुलरली वाटर दिया। बट वन इज विदाउट रूट, लेकिन एक तो विदाउट रूट थी, ठीक है, एक तो विदाउट रूट थी, एक तो ये चक्कर है, एक तो विदाउट रूट थी, ठीक है। पॉट ए प्लांट विल ग्रो डे बाय डे
as we take care of the plant and we don't easily dug the plant out as easily of pot B plant, this is because, अब ये इसका मेन रीज़न है. अब इसने क्या बोला कि अगर हम एक हफ्ते बाद उन दोनों प्लांट्स को निकाल लें, ठीक है, तो क्या होगा कि पोट ए का जो प्लांट है वो ग्रो करेगा डे बाय डे. ये वाला पोट ए का प्लांट था, ठीक है. पोट ए का जो प्लांट है वो ग्रो करेगा डे बाय डे, ठीक है. और हम उसको ईजिली निकाल भी नहीं सकते गमले से. क्यों? क्योंकि हम उसे पानी दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं, हर एक चीज़ दे रहे हैं, ठीक है. तो उसकी रूट्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी. रूट्स क्या, मैंने आपको पहले क्या बताया था, रूट्स किस चीज़ में हेल्प करती हैं? सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने में हेल्प करती हैं. उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है. तो इसमें रूट का फंक्शन आपको क्लियर हो गया, ठीक है. और दूसरा जो पार्ट है वो हमने ईजिली निकाल लिया क्योंकि उसमें रूट ही नहीं थी, ठीक है. वो हमने इजली निकाली. तो इससे, इस एक्टिविटी को करने से हमें क्या पता चला कि रूट जो है, रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. रूट जो है वो होल्ड करने में हेल्प करता है, एंकर करने में हेल्प करता है प्लांट को. एंड दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है, टू द सॉइल. वो एंकर करने में हेल्प करता है एंड होल्ड करने में हेल्प करता है. तो इस तरह से रूट का फंक्शन इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट हम एक और एक्टिविटी करेंगे. अब इस एक्टिविटी में क्या है, वी वुड रिक्वायर सीड ऑफ ग्राम, मेज, कॉटन, वूल, कटोरी, बाउल एंड सम वाटर. ये हमें रिक्वायरमेंट है इसकी, ये हमें रिक्वायरमेंट है. क्या चाहिए हमें? सीड्स चाहिए हमें, या तो ग्राम, मेज के, या एक हमें कॉटन या वूल चाहिए, एक हमें बाउल चाहिए और कुछ पानी चाहिए, ठीक है. ओके, टेक 2 कटोरीज. हमने 2 कटोरी ली, बाउल लिया. प्लेस सम वेट कॉटन इन देम. उसमें हमने कॉटन रख दी, उसमें पानी स्प्रिंकल कर दिया और पानी से वेट हो गई कॉटन. पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन अदर. अब एक हमने ग्राम सीड्स डाल दिए, एक हमने मेज सीड डाल दिए, ठीक है. कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे. अब हमने कॉटन को हमने वेट रखना है, जिससे वाटर स्प्रिंकल करने से वेट होएगी, ठीक है. अंटिल द स्प्राउट्स, जब तक स्प्राउट्स नहीं आ जाते. स्प्राउट्स खाते हो ना आप, हेल्दी होते हैं ना, तो जब तक स्प्राउट्स नहीं आ जाते तब तक हमने पानी स्प्रिंकल करते रहना है, ठीक है. आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन. अब उस कॉटन में से एक हफ्ते बाद ऑब्जर्व करना और निकाल के बताना. हम नॉर्मली पानी में डाल देते हैं, बाउल में डाल देते हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है हमने, कॉटन रख दी है. कॉटन में स्प्रिंकल कर रहे हैं, कॉटन में चीज़ें रखी हैं, सीड्स रखे हैं, ठीक है. तो अगर अब वो चीज़ वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम पानी उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, स्प्राउट्स निकल चुके हैं, रूट्स आ गई हैं उसकी, ठीक है. तो रूट्स क्या करती हैं, हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. इस चीज़ को हमेशा याद रखना, दैट रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. इस एक्टिविटी से भी हमें क्या क्लियर हो रहा है, रूट का फंक्शन क्लियर हो रहा है कि रूट क्या चीज़ में हेल्प करती हैं, प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करती हैं, ठीक है. ये एक्टिविटी आपको क्लियर होगी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स. तो रूट्स जो है वो 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. ऐसे डिफरेंस कर लेना, ठीक है, टैप रूट और फाइब्रस रूट. टैप रूट इस तरह की होती है, उसमें एक मेन रूट होती है, इस चीज़ को हम बोलेंगे मेन रूट. और ये जो है साइड की, इसको हम बोलेंगे लेटरल रूट. इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लेटरल रूट. और मेन रूट क्या है, ये वाली, ठीक है. मेन रूट क्या है, दिस वन इज मेन रूट एंड दीज आर लेटरल रूट्स, ठीक है. और फाइब्रस रूट कैसी होती हैं, अब देखो इसमें कोई मेन रूट नहीं है. फाइब्रस रूट को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई मेन रूट नहीं है, सारी एक जैसी हैं. तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि क्या
डिफरेंस होता है टैप रूट और फाइब्रस रूट में? टैप रूट में मेन रूट होती है प्लस लेटरल रूट्स होती हैं, लेटरल रूट्स, ठीक है, और रूट हेयर्स भी बोल देते हैं हम। फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना। हम एक बार डिफरेंस कर लेंगे और अच्छे से हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है, अच्छे से हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। देखो टैप रूट में क्या है, ये एक मेन रूट है और बाकी सारी ये वाली जो है वो लेटरल रूट है। ये जो है ये एक मेन रूट है। पर फाइब्रस में ऐसा नहीं है, फाइब्रस में सारी जो है वो एक जैसी हैं, ठीक है, सारी जो है वो एक जैसी हैं। ओके, हम डिफरेंस करते हैं एक बार टैप रूट और फाइब्रस रूट का। तो टैप रूट हैज़ ओनली वन मेन एंड लॉन्ग रूट। टैप रूट में सिर्फ वन मेन एंड लॉन्ग रूट होता है, ठीक है। एंड द स्मॉलर रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द मेन रूट इज कॉल्ड एज लेटरल रूट्स। ये मैंने आपको डायग्राम से पीछे क्लियर कर दिया था कि टैप रूट क्या होता है, ये डेफिनेशन भी है इन दोनों की, याद कर लेना। तो टैप रूट क्या है, इसमें ओनली वन मेन रूट होती है, दिस वन इज द मेन रूट एंड द स्मॉलर रूट, ये वाली क्या है, ये क्या है, लेटरल रूट्स। क्या है ये, लेटरल रूट्स। फाइब्रस रूट में पर ऐसा नहीं होता, फाइब्रस रूट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। ऑल सीम सिमिलर, सारी जो है वो सिमिलर होती हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, टैप रूट गोज डीप इनटू द सॉइल। अब इसमें एक मेन रूट होती है तो ये क्या है, डीप जाएगी सॉइल में, लेकिन फाइब्रस रूट क्या है, ऊपर ऊपर ही रहती है, ठीक है, डू नॉट गो डीप इनटू द सॉइल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आई नो कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पर आप अच्छे से बस थोड़ा सा बचा है और वो फ्लावर मैं वो कवर करके ही होगा वीडियो एंड, ठीक है। सो थर्ड क्या है कि टैप रूट आर फाउंड इन प्लांट्स विच हैव रेटिकुलेट वेनेशन। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि टैप रूट किस में होती है, जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ये तो चलो डेफिनेशन आ गई, ये मेन पॉइंट आ गया कि डीप जाती है या नहीं जाती है टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो टैप रूट डीप जाती है, फाइब्रस रूट नहीं जाती डीप। और टैप रूट जो है उसमें ये उन प्लांट्स में होती है जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो, और पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट्स में फाइब्रस रूट होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा अच्छे से कि टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या डिफरेंस है। ये देखो अच्छे से समझ, डायग्राम्स देखो, डायग्राम्स आपको सारा क्लियर करेंगी। सॉरी। ओके, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, दैट इज़ फ्लावर, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर ही इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है। अब देखो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर इज कॉल्ड एज पेटल। ये क्या है, ये वाली जो चीज़ है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स। आपको इसमें नोट्स आप मतलब जो भी एनसीईआरटी से कर लेना, पर आपको समझ आना ज़रूरी है कि पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, ओवरी या पेस्टिल क्या होता है, स्टेमन्स क्या होते हैं, कौन सा मेल पार्ट है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है, कौन सा फीमेल पार्ट है, हर चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, पेटल्स। ये क्या है, जो लाल लाल पत्तियां हैं, ये पिंक कलर की पत्तियां हैं, ये क्या है, पेटल्स हैं, ठीक है। आप देखते हो ना रोज़ का फ्लावर, तो उसमें जो रेड कलर के पेटल्स होते हैं, पिंक कलर के पेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पेटल्स। क्या बोलते हैं उसे, पेटल्स। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सेपल्स। सेपल क्या होता है, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस वन, ये जो ग्रीन कलर का, ये दिस वन, ये क्या है, सेपल। क्या है ये, सेपल। तो आपको ये समझ आ गया। अब ये क्या है, पेडिसिल।
ये क्या है, पेडिसिल, ठीक है। अब इसमें शो हो रहा है, इस वाले फ्लावर की साइड देखिए, इसमें पिस्टिल शो हो रहा है। पिस्टिल में क्या चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी, ठीक है। थोड़ा हॉच पॉच हो गया, वेट, इससे समझाती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये है पेटल्स, राइट। ये वाला जो ग्रीन कलर के हैं, दिस वन इज सेपल, ठीक है। दिस वन इज पिस्टल। अब पिस्टल में 3 पार्ट्स हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा जो है, दिस वन इज स्टिग्मा। इसकी ये वाला जो है लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अब इसमें आपको स्टेमेंस भी शो हो रही हैं। स्टेमेंस में 2 पार्ट्स आते हैं, दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। तो दिस इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस इज लॉन्ग स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट स्टाइल, लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। तो आपको स्टेमेंस जो है इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। एंड पिस्टिल जो है इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाओ प्लीज़, कि जो पिस्टिल है, और समझते भी जाओ क्योंकि समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिखना तो फिर भी बुक में मिल जाएगा आपको इसका फ्लावर का। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टिल। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पिस्टिल एंड पिस्टिल में 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपको इस स्ट्रक्चर से समझ आ गया होगा, ठीक है। और ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टेमेंस, दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इट इंक्लूड एंथर एंड फिलामेंट, ओके, क्लियर। आगे बढ़े, ओके। ये मैंने अब अच्छे से एक एक पार्ट आपको दिखाया हुआ है कि देखो, ये रोज का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब ये क्या है, रोज पेटल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेटल्स। एंड ये जो ग्रीन कलर, अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा, अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये क्या है, रोज पेटल्स हैं, दैट इज, इसको हम ऑब्वियसली पेटल्स बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स, ठीक है। ये जो बड इनक्लोज करता है ना स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, सेपल्स, ठीक है। अब ये हिबिस्कस का, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का नाम है हिबिस्कस, राइट। तो इसका एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है मैंने, तो इसमें बहुत क्लियरली शो होता है कि ये जो है स्टेमन में क्या है, 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस इज येलो स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज एंथर एंड दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। एंड पेटल्स ये हो गए, ठीक है, सेपल ये हो गया। अब ये जो 3 हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये किसके पार्ट्स बताए थे मैंने, पिस्टिल के। किसके बताए थे, पिस्टिल के। और पिस्टिल क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, ठीक है। और स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेपल्स। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेपल्स। और पेटल्स क्या होते हैं, प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर। प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ओपन फ्लावर इज कॉल्ड एज पेटल्स। और जो पेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको सेपल और पेटल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं स्टेमन की साइड। मैं आपको बता रही थी इसमें कि दिस वन इज कॉल्ड एज स्टेमन। ये जो येलो कलर का शो हो रहा है हमें, दिस इज कॉल्ड एज स्टेमन। इसमें स्टेमन में 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर जो है वो बायलोब्ड होता है, ये आगे जाके आगे क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सब कुछ। पर अभी आपको इतना सा समझना है कि स्टेमन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड एज एंथर एंड अनदर इज कॉल्ड एज फिलामेंट। और उसमें जो है वो पॉलन सैक्स होते हैं। अगर उसको हम काटें, वर्टिकल सेक्शन काटें तो उस हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटें तो उसमें क्या होता है, हमें पता चलेगा कि पॉलन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस तरह से जो है वो एंथर दिखते हैं। इसमें ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब फ्लावर्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है।
इस तरह से प्लांट ग्रो करते हैं, वो चीज़ें आगे पढ़ेंगे। पर इस बात का ध्यान रखना कि ये जो है वो क्या है, फिलामेंट, और ये क्या है, एंथर। ये क्या है, एंथर और फिलामेंट, स्टेमन के दो पार्ट्स। और इसमें पॉलन सैक्स होते हैं, पॉलन सैक्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। लास्ट, ठीक है, लास्ट है ये हमारा इस चैप्टर का, दैट इज़ पिस्टल। तो पिस्टल आपको इसमें शो बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसमें भी अच्छे से किया हुआ है। इस डायग्राम को मेनली जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यही वाली चाइना रोज से ही करते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली डायग्राम ली जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तो पिस्टल में भी क्या होता है, स्टिग्मा, ये जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, ये जो लॉन्ग सी है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, एंड दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। और ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स। क्या होते हैं, ओव्यूल्स, ठीक है। तो और जो पिस्टल है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके, एंड ओवरी क्या है, ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टल। ओवरी क्या है, लोअर मोस्ट, लोअर में ही है ना, एंड स्वोलन पार्ट्स, यहाँ से मतलब स्वेलिंग है ना थोड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरी को लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ पिस्टल। और इसमें क्या इंक्लूडेड होते हैं, ओव्यूल्स। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ओव्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल ग्रैन्युलर लाइक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनसाइड द ओवरी। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज ओव्यूल एंड सॉरी व्हाट इज ओवरी एंड व्हाट इज ओव्यूल, तो आप इसमें डिफरेंस क्लियर कर सकते हो अच्छे से कि इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी, ठीक है, सॉरी, inner parts of the ovary using a lens is called as ovule, and ovary क्या होता है, lower most and swollen part of the pistil is called as ovary। और अगर हम लेंस के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे ओवरी को, तो उसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ओव्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्रेन्युलर पार्टिकल्स, ठीक है, इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूल। तो ये चैप्टर इसी के साथ एंड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आ गए हो तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से, तो अच्छे से पढ़ना, एन्जॉय लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।